काला धन भी इस चुनाव में मायने नहीं रखता, चुनाव है तो ये खेल चलता रहेगा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। ये रकम सिर्फ 140 करोड़ की है, पर आशंका जताई गई कर्नाटक चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये रकम खर्च की जानी थी, पर पकड़ में आ गई और सिलसिला थमा नहीं है। ये दो तस्वीरें बीते हफ्ते की है, जब कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी से पहले पुलिस ने मोटी रकम बरामद की। बेंगलुरु के पास नेलामांगला में 1 मई को पुलिस ने उस वक्त एक कार से 9 करोड़ रुपए जब्त किए, जब वो बेंगलुरु से शिवामोगा जा रही थी। तो आज तुमकुल में गजनाना नाम की प्राइवेट बस से 2 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद हुए। तो धुआंधार नकदी पकड़ी जा रही है और अब तक 140 करोड़ रुपए नकद या आभूषण के रूप में पकड़े जा चुके हैं। यानी चुनावी भाषण में नैतिकता और ईमानदारी के तमाम ढोल इस सच के आगे बेसुरे हो जाते हैं कि वोटरों को खरीदने की कोशिश तो हो ही रही है। हम 2022 में किसान की आय 2 गुना करके रहेंगे। हमने आपको मैनिफेस्टो दिया 5 साल पहले, 90% से ज्यादा चीजें हमने करके आपको दे दी। और जितनी रकम पकड़ी गई उससे कई गुना ज्यादा रकम पकड़ में नहीं आई। ये कर्नाटक चुनाव का दूसरा सच है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने सोचा चुनाव के दौरान पकड़ी जाने वाली नकदी, शराब या फिर दूसरी आपत्तिजनक चीजों के मामलों का हश्र होता क्या है? तो जान लीजिए, चुनाव के वक्त ब्लैक मनी ले जाने वाले आरोपियों को कोई सजा होती नहीं। यानी चुनाव खत्म तो खेल खत्म। न चुनाव आयोग की सख्ती, न अदालत में पैरवी सख्ती। और इसके लिए टेस्ट केस अगर कर्नाटक कहीं बेल्लारी लोकसभा का चुनाव 2014 का ले लीजिए, तो चुनाव आयोग ने प्रतीक परशुरमपुरिया के पास से 20,48,355 रुपए 2014 में बरामद किए। आईपीसी की धारा 171E और 188 में केस दर्ज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, एफआईआर में ये नहीं बताया गया कि आरोपी किसे रिश्वत देना चाहता था और वो कौन सा तरीका अपनाने वाला था। तो सिर्फ कर्नाटक चुनाव ही क्यों, याद कीजिए, बिहार चुनाव के वक्त 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 900 करोड़ का खेल हो रहा था। यूपी चुनाव के वक्त 357 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल ये कर रहे थे, पर चुनाव खत्म तो खेल खत्म। यानी इतना काला धन कौन लाता है, कहां से लाता है, किसे बांटा जाता है, इससे चुनाव कितना प्रभावित होता है, इस पर कोई चिंता किसी को चुनाव के बाद होती नहीं। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में कार्रवाई न होने पर चिंता जताई है। केंद्र और चुनाव आयोग को तलब किया है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या देश का मतदाता मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी के खेल में इतना फंस गया है या फंसा दिया गया है कि राजनीतिक दलों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 बरस सत्ता चलाई किया क्या? क्योंकि एक तरफ कर्नाटक चुनाव में काले धन को बांटना है, दूसरी तरफ घोषणा पत्र सीधे ऐलान कर देता है कि हम आपको मुफ्तखोरी में ये बांट देंगे। कांग्रेस बीपीएल परिवारों को शादी के वक्त 3 ग्राम के सोने की चेन देगी। बीजेपी सत्ता में आई तो बीपीएल परिवारों को 3 ग्राम सोने की थाली और 25,000 रुपए कैश देगी। कांग्रेस 10वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप फ्री में देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी कहती है कॉलेज में दाखिला लिए नहीं कि हर छात्र को लैपटॉप फ्री में दे दिया जाएगा। कांग्रेस 18 से 23 बरस के सभी कॉलेज छात्रों को स्मार्टफोन फ्री में देगी। बीजेपी सत्ता में आई तो बीपीएल महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देगी। तो जरा सोचना शुरू कीजिए, अगर लोकतंत्र का मतलब ये है और चुनावी मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी पर यह इस तरीके से आ टिका है, तो फिर ये सारा पैसा आता कहां से है, कौन देता है? और लुभावनी घोषणा पत्र के जरिए इसे राजनीति का एक पहलू बनाकर कैसे लोकतंत्र के राग गाए जाते हैं। और नतीजा इसी का कि कर्नाटक में 447 उम्मीदवार ऐसे जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा, और प्रिया श्रीकृष्ण की संपत्ति 1020 करोड़, एमटीबी नागराज की संपत्ति 1015 करोड़ और डीके शिव कुमार के पास 840 करोड़ के करीब संपत्ति, फिर भी ये विधायक बनना चाहते हैं। है ना अजीब?